जेठ के साथ में एक ही बिस्तर पर लेटी हुई होती है। अब जो जेठ होते हैं वो रिया के अलग अलग अंग पर अलग अलग हिस्से में उसको छूने लगते हैं, और जो रिया होती है वो उनको मना नहीं करती है, बल्कि वो उनको वो सारी हरकतें करने देती है जो कि जेठ उसके साथ में कर रहा होता है। अब ये लोगों की जो हरकतें होती हैं वो कुछ देर तक ऐसे ही चलती हैं। उसके बाद में इन दोनों के कपड़े उतरते हैं और दोनों में शारीरिक संबंध बनना भी शुरू हो जाता है। अब 2 से 3 घंटे के बाद जब ये शारीरिक संबंध बनाते हुए जेठ थक जाता है तो वो बिस्तर पर किनारे लेट जाता है, और ये जो रिया होती है वो अपने कपड़े पहन करके कमरे से बाहर चली जाती है। तो दोस्तों, आज इस कहानी में हम कुछ ऐसे ही रिश्ते को तार तार कर देने वाली कहानी के बारे में सुनाएंगे। आप लोग जब इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी ये सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई व्यक्ति भला अपने ही घर के परिवार के सदस्य के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को आगे तक जानने के लिए, इसको आगे तक समझने के लिए आप लोगों को मेरी कहानी को पूरा अंत तक देखना होगा। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी, सच्ची घटना के साथ में। और मेरा आप लोगों को ये कहानी सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या आहत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप लोगों को जागरूक कराना है। तो चलिए फिर कहानी में आगे की ओर बढ़ते हैं। दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत है वो शुरुआत होती है बिहार से। बिहार में एक गांव लगता है जिसका नाम कि मातेपुरा होता है। मातेपुरा की ये बात होती है 20 जून की। एक परिवार होता है जिस परिवार में एक जो पिता होते हैं जिनका नाम कि राम ललेश होता है, और उनके 2 बेटे होते हैं जिसमें से बड़े बेटे का नाम सूरज और छोटे बेटे का नाम मनोज होता है। अब ये जो सूरज होता है इसकी शादी, जो कि बड़ा बेटा होता है, इसकी शादी हो चुकी होती है और इसकी एक पत्नी भी होती है, और उस पत्नी का नाम सुनीता होता है। अब कुछ समय बीतता है। अब क्योंकि राम ललेश जो थे वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहने लगते हैं कि एक बेटे की शादी तो हो गई है, अब किसी तरीके से कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो हम अपने छोटे बेटे की भी शादी कर दें। अब जो राम ललेश होते हैं वो अपने घर में अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों से ये बात कहते हैं कि ज़रा कोई अच्छा रिश्ता अगर आपको मिले मेरे बेटे के लिए तो फिर हमें ज़रूर बताइएगा। अब ऐसे ही कुछ समय बीतता है। एक रिश्ता होता है, वो जो राम ललेश होते हैं उनके एक दोस्त होते हैं, वो एक रिश्ता लेकर के इनके घर पे पहुंचते हैं। अब वो बताते हैं कि एक पड़ोस के ही गांव में एक परिवार है जो कि काफ़ी अच्छा परिवार है, पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, और उनकी जो बिटिया है एक बार चल के देख लीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो इस रिश्ते को पक्का करते हैं। उसके बाद में जो राम ललेश होते हैं वो कहते हैं ठीक है। अब वो अपने पूरे परिवार के साथ में पहुंचते हैं उस लड़की के घर पे। उस लड़की का नाम दरअसल रिया होता है। अब रिया के घर पे पूरा परिवार पहुंचता है। अब रिया जो होते हैं वो लड़के वालों को एक ही बार में पसंद आ जाती है, क्योंकि रिया पढ़ने में बहुत अच्छी थी, साथ ही साथ दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा वो सुंदर थी, और उसके घर परिवार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग थे। अब ये जो राम ललेश होते हैं ये रिश्ते को पक्का कर देते हैं। पक्का करने के बाद ये लोग तारीख रखते हैं कि आने वाले 6 महीने के बाद 17 जुलाई को इन लोगों की शादी हो जाएगी, कर दिया जाएगा। उसके बाद अब समय जो जिस समय पे निर्धारित समय पे इन दोनों की शादी कराई जाती है, शादी वाला दिन आता है। अब मनोज और रिया की शादी कराई जाती है, बारात लेने जाती है, बारात दुल्हन को लेकर के घर आती है, और जब रिया घर आती है तो उसका काफ़ी अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है। सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से शादी कराई जाती है, काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से शादी कराई जाती है, और इस शादी में काफ़ी ज़्यादा पहुँची जो हस्तियाँ होती हैं, बिहार की जानी मानी हस्तियाँ होती हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग भी बुलाए जाते हैं।
उसके बाद में इस शादी को अच्छे तरीके से संपन्न किया जाता है। उसके बाद रात का वक्त होता है। अब जो दुल्हन होती है उसको उसके कमरे में बिठा दिया जाता है। दुल्हन कमरे में दूल्हे का इंतज़ार कर रही होती है। उसके बाद जो दूल्हा होता है वो कमरे में जाता है। उसके बाद में ये जो रात का समय होता है ये किस तरीके से बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता। सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद में सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। अब वो दिन आ जाता है, यानी कि 1 महीने का दिन आ जाता है। शादी के बाद दुल्हन को जब पहली बार घर भेजा जाता है 1 महीने के बाद। अब दुल्हन पहली बार शादी के बाद अपने घर जा रही होती है। जब वो अपने घर पे पहुंचती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही होती है, काफ़ी ज़्यादा वो गुमसुम नज़र आती है। तो जो उसकी माता जी होती हैं वो पूछती हैं कि रिया बेटा, आखिर तुम इतनी ज़्यादा परेशान और इतनी ज़्यादा दुखी क्यों लग रही हो? सब कुछ ठीक तो है ससुराल में? उस पर रिया अपनी जो माता होती हैं उनको बताती है कि दरअसल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जिस लड़के से मेरी शादी कराई गई है वो लड़का किन्नर है। अब जब ये बात उसकी मम्मी सुनती हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो पागल सी हो जाती हैं कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। घर में ये बात सबको बताई जाती है। लेकिन अब जो घर के बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो रिया को समझाते हैं कि देखो तुम्हारी शादी हो चुकी है, अगर अब तुम्हें तलाक दे करके हम लोग घर पे बैठाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बदनामी तुम्हारी होगी और हमारी होगी। इसलिए अच्छा इसी में है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ और अच्छे से पूरी ज़िंदगी मनोज के साथ में ही बिताओ। अब ये जो रिया होती है ये इन लोगों की बात मान लेती है और आखिर वो कर भी क्या सकती थी। अब वो वापस अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद में वो कैसे तैसे अपनी ज़िंदगी तो गुजार रही थी। उसकी ज़िंदगी में कोई भी खुशियाँ नहीं होती हैं, काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रहती है। और ये जो मनोज होता है वो भी अपनी पत्नी पर कोई ज़्यादा खास ध्यान नहीं देता है। मनोज अपनी दुनिया में घूम रहता है और जो रिया होती है वो तो खैर उदास ही दिन भर रहती है। लेकिन एक बार की बात होती है जब ये जो सूरज होता है उसकी जो पत्नी होती है, उसकी पत्नी को जो मनोज होता है वो उसके मायके लेके जाता है किसी काम से छोड़ने के लिए। तो मनोज और उसकी जो भाभी होती हैं वो लोग मायके में होते हैं सूरज की पत्नी के। और अब घर पे सिर्फ सूरज के पिता और ये जो रिया होती है वो होती है। अब ये जो सूरज के पिता होते हैं ये भी क्योंकि घर में कोई शादी फंक्शन होता है तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। और जो सूरज होता है वो भी दुकान पे चला जाता है। अब जब वो दुकान पे चला जाता है घर में जो रिया होती है वो अकेली होती है। उसके बाद रात का समय होता है। सूरज जो होता है वो घर पे आता है और देखता है कि घर पे कोई भी नहीं है। उसके बाद में वो रिया को आवाज़ लगाता है और कहता है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरा सर दबा दो। अब जो रिया होती है वो जेठ के कमरे में जाती है। जेठ के कमरे में जाती है और तेल उनके सर पे तेल रखती है और उनका सर दबाने लगती है। अब जो सूरज होता है, दरअसल मैं एक बात आपको बताना भूल गई थी कि जब ये मायके जाती है, रिया जब अपने मायके जाती है तो उसकी जो मम्मी होती हैं वो उनको कहती है कि जो सूरज है, क्योंकि सूरज एक वैद्य होता है, एक हकीम होता है, तो वो कहती है कि तुम अपने जेठ से बात करो कि वो कुछ दवा दे ताकि जो उसका पति मनोज है वो उसके साथ में शारीरिक संबंध बना सके। लेकिन जो रिया होती है उसको काफ़ी ज़्यादा ये बातें कहते हुए शर्म सी आती है कि मैं अपने जेठ से ये सारी बातें कैसे बोलूँ। तो ये बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, माफ़ी चाहती हूँ। उसके बाद में होता ऐसा है कि अब वो उसका सर दबा रही होती है। अब सर जब दबा रही होती है तो ये जो जेठ होता है सूरज, अब उसका जेठ उसको कहता है, उसकी तरफ देखता है और कहता है कि एक बात सच बताना, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश तो हो ना। तब जो रिया होती है वो कुछ नहीं कहती है। उसके बाद जो सूरज होता है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हो। जो मेरा भाई है वो तुम्हें वो नहीं दे पा रहा है जो सुख तुम्हें चाहिए।
उसके बाद में जो रिया होती है वो उसकी तरफ देखने लगती है। उसके बाद देखते ही देखते अब ये जो सूरज होता है वो रिया को अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके से छूने लगता है। उसको गलत गलत तरीके से उससे गलत गलत सवाल जवाब करता है, गलत गलत गंदी गंदी बातें करता है। अब जब वो उसको छू रहा होता है उसके अलग अलग हिस्से को, तो रिया भी उसको मना नहीं करती है और उसको भी अब इन सब चीज़ों में मज़ा आने लगता है। उसके बाद में ये जो सूरज होता है ये अब रिया के साथ में देखते ही देखते कपड़े उतार कर दोनों एक दूसरे के साथ लिपट कर शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब 2 से 3 घंटे बीतता है। 2 से 3 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद में जो सूरज होता है वो थक जाता है, थक करके बेड पर लेट जाता है और ये जो रिया होती है अब वो अपना कपड़ा पहन करके कमरे से बाहर चली जाती है। उसके बाद में अब घर में जो बाकी के सदस्य होते हैं वो आ जाते हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जो इसकी पत्नी थी सूरज की, उसको भी कानो कान खबर नहीं लगती है। ऐसे ही काफ़ी दिन चलता रहता है। जब जब सूरज और जो रिया होती है वो अकेले में होती या फिर जब जब ये लोग देखते कि अब आसपास कोई नहीं है, वो लोग शारीरिक संबंध बना लेते और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना कि कितना भी गलत क्यों ना कर दो, एक ना एक दिन पकड़े ज़रूर जाओगे। एक दिन जो सूरज की पत्नी होती है वो सूरज को और रिया को साथ में नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेती है। अब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने पति को गाली देने लगती है, काफ़ी बुरा भला बोलने लगती है और उसको मारने लगती है। अब जो सूरज होता है उसको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और अपनी बीवी से माफ़ी मांगता है कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अब जो सूरज की पत्नी होती है वो वार्निंग देती है और कहती है कि अगर आज के बाद ऐसा हुआ तो मैं सबको बता दूँगी। और फिर वो बोलती है कि आज के बाद से तुम लोग मुझे साथ में दिखने नहीं चाहिए, ये बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये लोग कहते हैं ना कि एक बार जो भूत चढ़ गया प्यार का, इश्क का, तो वो फिर सर पे परवान चढ़ के बोलता है। ऐसा ही हुआ। अब ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके थे और जब भी इन लोगों को अब वक्त मिलता है ये लोग चुपके चुपके से फिर से शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। काफ़ी दिन ये सब चलता है, किसी को कानो खान खबर नहीं लगती। लेकिन एक बार फिर से रंगों हाथों वो अपनी पत्नी के द्वारा फिर से पकड़ा जाता है। अब जो इसकी पत्नी होती है वो उसको अब बहुत ज़ोर ज़ोर से फिर से गाली देती है और कहती है कि अब मैं सबको बताने जा रही हूँ, अब गली मोहल्ले गांव में सबको बताऊंगी और तुम्हारे को अकल ठिकाने लगाऊंगी और तुम्हें थाने भेजूंगी। अब ये बोलकर वो अपनी जो जेठानी रहती है और अब ये बोल करके वो जो उसकी देवरानी रहती है उसको वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चप्पलों से मारने लगती है, पीटने लगती है। उसके बाद में जो उसका ये जो पति होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी उसको 2-3 थप्पड़ मार देता है। उसके बाद में अब ये जो सूरज होते हैं और ये जो रिया होती है अब ये मिल करके प्लान बनाते हैं। उसके बाद में जो रिया होती है उसके कमरे में जाती, वो उस यानी कि सूरज की पत्नी का पैर पकड़ती है और जो सूरज होता है वो अपनी पत्नी का गला दबाता है, गला दबा करके उसकी हत्या कर देता है। अब जब ये स्थिति होती है कि ये घर में वो मर चुकी थी, अब उसकी लाश छोड़ करके ये लोग अपना सामान पैक करके भाग जाते हैं। अब घर में जब और लोग आते हैं देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। रिश्तेदारों को फ़ोन किया जाता है। अब जब रिश्तेदारों को फ़ोन किया जाता है उसके घर वालों को बताया जाता है। अब उसके घर वाले आते हैं। जब घर वाले आते हैं तो वो सीधा इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि ये जो मेरी बेटी को मारा गया है ये इसके ही पति ने मारे हैं, यानी कि जो इसका पति था उसने ही मारा है, क्योंकि मेरी बेटी ने सब कुछ बता दिया था कि किस तरीके से वो रिया के साथ में शारीरिक संबंध बनाया करता था। इसी वजह से मेरी बेटी को मारा गया है। वहाँ पे पुलिस बुलाया जाता है। पुलिस अब जो इन लोगों को पकड़ने में पहुँच जाती है, जुट जाती है। कॉल रिकॉर्डिंग होता है, कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। उसके बाद जो कॉल की लोकेशन होती है उसको ट्रेस करती है। तो एक लोकेशन पे इन लोगों का मोबाइल दिखता है, लेकिन वो लोग वहाँ से फ़रार हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को पता चल जाता है कि हम पुलिस ने हमें ट्रेस कर लिया है। उसके बाद में ये जो एक बार और एक आदमी का फ़ोन आता है दोबारा से और वो कहने लगता है कि जिन रिया और सूरज को आप ढूंढ रहे हैं उनको मैंने यहाँ पते पर देखा है, आप यहाँ चले आइए।
अब पुलिस जो होती है वो बताए हुए पते पर पहुंचती है और सूरज और रिया को गिरफ्तार कर लेती है। अब दोस्तों ये लोग अपनी जुर्म की, अपने जो किया है उन लोगों ने कांड, इसकी सज़ा वो लोग काट रहे हैं और ये लोग अभी जेल में हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई है या आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़ना, तो आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स और अपनी राय मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी अच्छी और नई कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। और दोस्तों आप लोग मुझे अगर कमेंट्स करेंगे तो मैं आप लोगों के कमेंट्स के नाम ज़रूर लूँगी, और अगर किसी का बर्थडे विश करना है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों का नाम लेकर के आप लोगों को बर्थडे ज़रूर विश करूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।